हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में राजभाषा से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 26 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। सॉरी, थोड़ा तबीयत ठीक हुआ नहीं है अभी तक। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। सेकेंड ऑप्शन है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। थर्ड ऑप्शन में है प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति के अध्यक्ष जीबी पंत थे। फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि वर्ष 1985 में राजभाषा विभाग का गठन किया गया था। बताना यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 कथन सत्य होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला कथन जो है ये गलत है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, पहला कथन सही है। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया है कि प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति के अध्यक्ष जीबी पंत थे, ये भी कथन सही है। यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन के बारे में कि वर्ष 1985 में राजभाषा विभाग का गठन किया गया था, तो ये कथन गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्यों गलत है? गलत होने के पीछे कारण ये है कि देखेंगे यहाँ पे कि राजभाषा विभाग का जो गठन किया गया था वो किया गया था जून में। कब? जून 1975 में। जून 1975 में किया गया था, न कि 85 में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में की गई? ठीक है, पहला सवाल है। सेकेंड सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पहला है 1950 में के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में, या फिर 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, या फिर 1960 में एम.सी. छागला की अध्यक्षता में, या फिर 1965 में हुमायूं कबीर के अध्यक्षता में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की है खालिस्तान। बताना है आपको कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या विश्व भाषा है? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी जो भाषा है तो ये भारत की आपका राजभाषा है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया? सिंपल सा सवाल है, बताना को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया था? 90वां संविधान संशोधन अधिनियम, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 93वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा 92। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, यहाँ एक सवाल और भी बन सकता है कि ये जो शामिल किया गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, तो ये कब आया था? तो याद रखिएगा 2003 में इसको लाया गया था और 2004 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, 2003 का अधिनियम है, लेकिन प्रभावी कब हुआ था? 2004 से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें से 4 भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है कि इसे शामिल कब किया गया? तो 2004 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक सवाल और भी आता है कि वर्तमान में कितने ऐसे भाषाएं हैं जो फिलहाल भारत में शास्त्रीय भाषा के नाम से दर्ज है? ठीक है, तो कौन कौन है? 6 भाषाएं हैं, याद रखना है। कौन कौन है? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और एक उड़ीसा है, उड़िया है मतलब कह सकते हैं। ठीक है, और एक सवाल और भी आता है कि मूल भाषाओं की संख्या कितनी थी, यानी कि संविधान में प्रारंभ में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? तो याद रखना है 14 भाषा। ठीक है, 14 भाषाओं को शामिल किया गया था शुरुआत में जब संविधान बन रहा था।
ठीक है, यानी कि मूल भाषाएं 14 थी, बाद में फिर देखेंगे कि ये फिलहाल अभी करंट में कितना भाषा है, तो टोटल है 22 भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 14 और इधर 4 जोड़ा गया 2003 में, तो 14 4 18 हो गया, तो 4 8 जोड़ा गया होगा कभी। ठीक है, तो वही देखेंगे 1967 में, कब 1967 में एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा। ठीक है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है। बाकी 1992 में देखेंगे, इसके बाद फिर 1992 में। ठीक है, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें जोड़ा गया था कोंकणी को जोड़ा गया था, कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, और एक था मणिपुरी और एक था नेपाली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो टोटल हो गया हमारा, तो एक तो देख रहे हैं कि 14 मूल भाषा थी। ठीक है, ये 14 हो गया। ठीक है, और 1967 में देखेंगे कि सिंधी को जोड़ा गया, तो 14 15 हो गया। इसके बाद फिर देखेंगे 16 17 18 और ये 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2003 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको हम फ्रेश करके लिख देते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले तो 14 भाषा शुरुआत का है, मूल भाषा। ठीक है, बात करें 1967 में। ठीक है, संशोधन था 21वां। ठीक है, इसमें जोड़ा गया था आपका सिंधी भाषा को। ठीक है, इस बार बात करें हम 1992 के बारे में। यहाँ पे हुआ था 71वां संशोधन। ठीक है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया, इसमें से 3 भाषा को जोड़ा गया था। पहला था कोंकणी। ठीक है, दूसरा है आपका मणिपुरी। ठीक है, तीसरा है आपका नेपाली। ठीक है, और इसके बाद फिर 2003 में देखेंगे कि 92 है ना संशोधन, 92 संशोधन में देखेंगे यहाँ पे ये 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 4 भाषा ये हो गया, 3 यहाँ पे, 7। ठीक है, और ये सिंधी 8 और 14 ही पहले से, तो 22 हो गया ना। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिभाषा का अर्थ क्या है। त्रिभाषा का अर्थ क्या है, ट्राइलिंगुअल का अर्थ क्या है। विदेशी भाषा अंग्रेजी और हिंदी, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी, या फिर अंग्रेजी, हिंदी और कोई भी एक भारतीय भाषा, केवल अंग्रेजी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी का अर्थ होता है, त्रिभाषा का अर्थ होता है क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तभी हमने देखा कि यहाँ पे नेपाली है, कोंकणी भी है, उर्दू भी है, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये नेपाली और कोंकणी, ये दोनों को देखेंगे 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1992 में। ठीक है, और उर्दू शुरुआत से ही था, 14 भाषाओं में शामिल थी वो, और भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल ये भाषा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। बताइए कौन 3 भाषा जोड़ी गई हैं। बताया हमने अभी, सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, या फिर कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली। ठीक है, या फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, या फिर नेपाली, कोंकणी, या फिर असमिया। देखिए असमिया तो नहीं था, है ना, कश्मीरी भी नहीं था, याद आ रहा है। और कौन नहीं था इसमें, सिंधी, मणिपुरी और एक है आपका कोंकणी। बताइए कौन सा होगा इसमें। आप ए और बी बताइए, तो आंसर क्या होना चाहिए। कोंकणी था, मणिपुरी था और नेपाली था। तो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में। ठीक है, और ये कब का संशोधन है, 1992 का है। ठीक है, याद रखिएगा 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन, जबकि
2003 में हुआ था ये 92वां, है ना, 92वां संविधान संशोधन जिसमें से 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा सा फीवर कुछ ज़्यादा ही डाउन है, सर्दी खांसी है, जुकाम भी है, तो थोड़ा सा आवाज़ फ्रेश नहीं आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, एडजस्ट कीजिए किसी तरह से। शुक्रगुजार हूँ आप लोग सभी का जो इस विषम परिस्थिति में आप लोग साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, 20, 18 या 17? तो देखिए, कुल भाषाओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाता कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरुआत में, प्रारंभ में भाषाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो होता वो 14 भाषाएं। नेक्स्ट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 345। ठीक है, आर्टिकल 345, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 345 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? याद रखिएगा, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में कोई खास संस्कृत को देखने को नहीं मिलता है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? बताना है आपको कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं शामिल है, उसमें सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले की संख्या कौन है? बंगाली, गुजराती, मराठी या तेलुगु? दिए गए भाषा में यहाँ पे बताना है आपको, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर वो है बंगाली। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो दिए गए ऑप्शन में उसे बताना है। वैसे देखा जाए तो कि भारत में जो संविधान की 8वीं सूची में जो भाषा शामिल है, उसमें हिंदी बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है ना, लगभग देखेंगे कि 43 से 44% के आसपास बोलने वाले लोग हैं हिंदी भाषा। ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग कौन हैं? बंगाली हैं। वैसे दूसरे नंबर पर बंगाली ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लगभग भारत में बोलने वालों की संख्या लगभग है आपका, आई थिंक होना चाहिए 10 करोड़ के आसपास। ठीक है, आई थिंक डेटा एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों की संख्या का कौन सी सही अवरोही क्रम है? ठीक है, सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों की संख्या का कौन सा सही अवरोही क्रम है? यानी कि बड़ा से छोटा में आपको क्रम लगाना है, सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या, उससे कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बोलने वाली संख्या के बारे में अभी हमने बताया कि दूसरे नंबर पर कौन है? बंगाली है, तो ये यहाँ पे पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर नंबर आता है आपका यहाँ पे तेलुगु का। ठीक है, इसके बाद फिर नंबर आएगा आपका मराठी बोलने वालों का। इसके बाद फिर आएगा सबसे इससे में कम है तमिल लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैच कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। यहाँ पे लग रहा है सी ऑप्शन है। ठीक है, 1, 1, 4, हाँ ठीक है, और ये 3 वाला यहाँ है, तो हाँ ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सवाल है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी यह प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? सवाल है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी यह प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 14 सितंबर 1949 या फिर 10 नवंबर 1948? सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, 14 सितंबर 1949। और शायद यही कारण है कि 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि देखेंगे कि 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा हिंदी ये होगी ये प्रस्ताव संविधान सभा में ये पारित किया गया था। नेक्स्ट है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसको याद रखना है आपको, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आसान सा सवाल है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 45 में, 56 में, 78 में या 63 में? सही आंसर हो जाएगा 1963 में। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सवाल है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश होगा नहीं, बिहार होगा नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, तो आई थिंक क्या होना चाहिए? जम्मू कश्मीर ही होगा, है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? सवाल है, राजभाषा का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में किया गया है? अनुभाग 17 में, भाग 18 में, भाग 20 में या भाग 22 में? सही आंसर हो जाएगा भाग 17। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? भारत की जो सरकारी संबंधी प्रावधान का जो संशोधन है वो किस प्रकार हो सकता है? मतलब ये कि सरकारी जो भाषा है क्या रखना है, उससे कुछ संबंधी कुछ प्रावधान करना है। जैसे कोई भाषा हिंदी रखना चाहता है, कोई सरकारी संस्था है, मतलब सरकारी जो कोई होगा, जो भी केंद्र होंगे वहाँ पे क्या रखना है, भाषा हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, अंग्रेजी रखना है, तो सब प्रावधान यदि करना चाहते हैं तो उसको संशोधन करना चाहते हैं उसमें आप, तो किस प्रकार का हो सकता है? समान बहुमत से, या कम से कम 2/3 बहुमत से, या फिर कम से कम 3/4 बहुमत से, या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर हो जाएगा कम से कम 2/3 बहुमत से, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 348 का 1 में, या अनुच्छेद 346 सब 1 में, या अनुच्छेद 345 सब 1 में, या फिर अनुच्छेद 343 सब 1 में? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 343 के 1 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उपबंध किया गया है? सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उपबंध किया गया है? अर्थात मातृभाषा मतलब कि जो उसकी भाषा होगी, अपनी जो मातृभाषा होगा, जिस भाषा में बच्चा बोलता होगा उसी भाषा में उसे क्या देना है, शिक्षा देना है। ये उपबंध किस उपबंध में किया गया ये आपको बताना है, किस आर्टिकल में किया गया ये बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्टिकल 350 के काम में। ठीक है, नेक्स्ट है, सवाल आ गया कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हमने बता दिया है 14 सितंबर को। ठीक है, चलिए आगे है, किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे है? किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसके पास है? ये राइट किसके पास है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्य विधानमंडल को, या राजभाषा आयोग को? सही आंसर है राज्य विधानमंडल को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? अभी हमने बताया था, कितना होगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा 21वें। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने चर्चा कर रहा था ना, कहाँ था ये? हाँ, ये देखिए 21वां है ना, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को शामिल किया गया था, राइट, 1967 में। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बैठक एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सही आंसर है 4 बार। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बाकी है हिंदी, उर्दू, संस्कृत तो शामिल है ही, अंग्रेजी नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ठीक है, तो कोंकणी को जोड़ी गई थी, बताइए, सिंधी, मणिपुरी या संथाली? कौन सी जो भाषा है 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ी गई थी? 2003 मतलब 92 संविधान संशोधन में। यहाँ पे देखेंगे सिंधी जो है वो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 1967 में। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बात करें हम कोंकणी के बारे में, कोंकणी और ये मणिपुरी, ये दोनों देखेंगे कि 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, कब? 1992 में। ठीक है, और संथाली फिर जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि पूछा है 2003 में किसको जोड़ा गया था, तो संथाली को जोड़ा गया था। देखेंगे कि 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन? एक तो आपका था बोडो, दूसरा था डोगरी, तीसरा था मैथिली और चौथा था संथाली। ठीक है, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजभाषा से संबंधित था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, बस प्रतिफल के रूप में आप लोग दुआ के रूप में। ठीक है, यही चीज़ दे सकते हैं आप लोग। बाकी अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, जारी रखिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, फास्ट रिवीजन कीजिए। रिवीजन के अलावा कुछ बचा नहीं आप लोग के पास। ठीक है, तो जितना ज़्यादा समय बचा नहीं, तो जितना आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो देखिए, प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सफलता जरूर आप लोग को कदम चूमेगी, वैसे मेरी दुआएं हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।